आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने कंपटीशन में पर्वत से संबंधित, पठारों से संबंधित, दर्रों से संबंधित क्वेश्चन जो हैं वो बिगाड़ दिए हैं और आपका वहां पे क्या हुआ, क्वेश्चन बना ही नहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पर्वत जो है अपने आप में एक बहुत विस्तृत टॉपिक है। हमने जब इस पे लगातार रिसर्च करी तो 3 दिन का समय लगा, तो पता लगा कि एग्जामिनर कोई ऐसा हिस्सा है नहीं जहां से क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा है। लेकिन खास बात यह है कि कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां से लगातार क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो यहाँ पे हम पर्वत को पढ़ेंगे, वो डीप तरीके से पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे। और अगर आपको अच्छे से पर्वत टॉपिक समझना है ताकि कंपटीशन में ना बिगड़े तो आप इस वीडियो को देखिए। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि बहुत जल्दी पर्वत खत्म हो जाए तो आप इस वीडियो को मत देखिएगा। ये वीडियो केवल उनके लिए है कि वो कोई सा भी एग्जाम दें, चाहे टीजीटी का दें, पीजीटी का दें, एलटी ग्रेड का दें, आप एकलव्य आदर्श विद्यालय का दें, डीएसएसबी का दें, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दें, वहां पे आपका ये टॉपिक नहीं बिगड़ना चाहिए या ना बिगड़े। तो इसके लिए आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको क्या करेंगे, पहले पर्वतों के बारे में बताया जाएगा, इसके बाद जितने भी पर्वतों से संबंधित क्वेश्चन एलटी ग्रेड में आए हैं वो आपको बताए जाएंगे। और ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से एग्जामिनर ने क्या कठिनाई स्तर को अपनाते हुए उन क्वेश्चनों को बनाया है। तो पहली बात तो यही आती है कि पर्वत, अगर आपको ध्यान होगा कक्षा 5 में एक पाठ था, ये सब हमको बुलाते हैं, ये सब हमको बुलाते हैं, और डैश डैश करके लिखा था पहाड़। तो पहाड़ जो हैं वो हम सबको बुलाते हैं। देखो भाई, वैसे तो भारत जो है उसकी एक बहुत ही अद्भुत भूगर्भिक संरचना है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा देश हो जहां पे ऐसी भूगर्भिक संरचना हो जैसे कि भारत में है। अगर आपको नागरिकता दी जाए किसी और देश की, हो सकता है आपको 6 महीने अच्छा लगे, हो सकता है 1 साल अच्छा लगे, फिर आपको वहां पे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी कोई जलवायु नहीं जो भारत में ना हो, ऐसा कोई ज्योग्राफिकल भू संरचना नहीं जो कि भारत में ना हो। तो जिसका कारण यह है भारत की अपनी एक बहुत ही विविधतापूर्ण भूगर्भिक भू आकृतिक संरचना होना। जैसे आपका ये भारत है, क्या है ये, भारत है। तो भारत को जो है 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, 5। और 5 प्राकृतिक भाग जो हैं उसके बहुत ही कैसे हैं, विशिष्ट हैं। जिसमें से जो पहला प्राकृतिक भाग है भारत का, एक चीज और कि देखो, जिन लोगों की ज्योग्राफी, 2 ही तरीके के स्टूडेंट हैं, वो या तो जो ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, दूसरे वो जो औसत हैं या उनको कम आती है। तो आप मेहरबानी करके एक काम ये कर लीजिए, एक विश्व का नक्शा अच्छे से तैयार कर लीजिए और भारत का नक्शा और यूपी का नक्शा, ये तैयार होते ही आपकी बहुत सी समस्याओं का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। जैसे हमने आपको बताया कि भारत जो है उसकी अपनी एक विशिष्ट भौतिक संरचना है, जिसमें उसका जो पहला पार्ट आता है वो क्या है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। किसका, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जो धनुष के आकार का फैला हुआ है। क्लियर है, पहाड़ आपके किसके अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, आपका थार का रेगिस्तान या मरुस्थल। और इसके बाद जो इसका तीसरा पार्ट है वो क्या है, उत्तर का विशाल मैदान। क्या है, उत्तर का विशाल मैदान। और इसके बाद जो उसका अगला पार्ट आता है वो है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। और 5वां भाग है समुद्र तटीय मैदान। यानी एक देश के अंदर आपको क्या मिल रहा है, पर्वत भी मिल रहे हैं, उत्तर का पर्वतीय भाग, थार का रेगिस्तान, रेगिस्तान हो गया, मैदानी भाग, मैदानी भाग में क्या है आपका पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का मैदानी भाग, फिर रेगिस्तान आ गया, और इसके बाद दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार आ गया। और जो समुद्र के किनारे क्या है, इनको कहते हैं समुद्र तटीय मैदान। क्या कहते हैं, समुद्र तटीय मैदान। अच्छा, पर्वतों के साथ सबसे अद्भुत बात यह है कि ऐसा नहीं है कि ये भारत के जो उत्तरी भाग में ही पाए जाते हैं, जिसको हिमालय का पर्वत कहते हैं, ये आपके पूरे भारत में पाए जाते हैं। और कैसे पाए जाते हैं, विभिन्न विविधता के साथ पाए जाते हैं। अगर आप उत्तर भारत के जो पर्वत हैं उनको देखें तो उत्तर भारत के पर्वत जो हैं वहाँ पे क्या है, बर्फ रहती है, हिमनद रहते हैं। और अगर दक्षिण के पर्वत देखें तो आपको सूखे मिलेंगे, बेसाल्ट के, लावा के मिलेंगे। और भारत में अगर इस हिस्से में देखें रेगिस्तान से थोड़े से इधर को, तो जो अरावली की श्रेणी है वो क्या है, प्राचीन पर्वत है। आपको जान के आश्चर्य होगा
कि हिमालय से भी बहुत पुराना प्राचीन पर्वत जो है वो कौन सा है? अरावली पर्वत है। कौन सा है? अरावली पर्वत बहुत प्राचीन है, हिमालय से तो बहुत ही पुराना है। तो इस तरीके से क्या है कि भारत की अपनी एक भू भौतिक संरचना है जिसमें ऊपर का भाग क्या आता है? पर्वतीय भाग आता है। क्लियर हो गया? तो हमने देखा कि उस किताब में क्या लिखा था, ये पर्वत, ये पहाड़ हमको बुलाते हैं। अभी लॉकडाउन में भी क्या हुआ था, जब लॉकडाउन लगा था तो आपने देखा कि प्रदूषण कम हो गया क्योंकि वाहन चल नहीं रहे थे। तो जो उत्तराखंड के आसपास के राज्य थे, वहां के जो बॉर्डर वाले जिले थे, उन सबसे पर्वत जो है स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ये प्रदूषण था वो कम हो गया था। तो वहां पे क्या था कि जब आपको जो अद्भुत अगर प्रकृति का नज़ारा देखना है या अद्भुत प्रकृति की कलाकृतियां देखना है तो आप पर्वतों को देख सकते हैं कि किस तरीके से ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, फिर उनकी घाटियां होती हैं, उनसे नदियां बहती हैं, मानो प्रकृति ने बहुत अच्छे से डिजाइन किया हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो दर्शन करने जाते हैं, ठीक है, धार्मिक यात्राओं पे जाते हैं, वो केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, नीम करौली बाबा, कैची धाम जाते हैं या पूर्णागिरी जाते हैं, वैष्णो देवी के यहाँ जाते हैं, तो वो भी क्या हैं, ये सब जगहें धार्मिक कहाँ पर हैं? आपके पर्वतों पर हैं, आपके ऊंचे स्थानों पर हैं। और बाकी जितने भी आपके हिल स्टेशन हैं जिनको किन्ने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था। भारत में तो हिल स्टेशन नहीं थे, जो पुराने लोग थे वही रह रहे थे, पर अंग्रेज चूंकि वो यूरोप से आए थे, वो ठंडा मौसम था, भारत में बहुत गर्म था, यहाँ की गर्मी उनको बर्दाश्त नहीं होती थी, तब उन्होंने क्या किया? हिल स्टेशनों को बनाया। आपका मसूरी हो गया, धर्मशाला ऊपर हो गया, शिमला हो गया, मनाली हो गया। तो ये ऐसे हिल स्टेशन है कि जो कहाँ पे बसे हुए हैं? पहाड़ों पे बसे हुए हैं। अधिकतर मूवी की शूटिंग है वो भी आपने देखी होगी पहाड़ों पे होती है, क्योंकि वहाँ का मौसम भी बहुत अलग होता है। और इसके साथ साथ में क्या होता है कि जो प्रकृति की घाटियाँ होती हैं, पहाड़ों की घाटियाँ होती हैं, उनसे विभिन्न नदियाँ, चूँकि बर्फ़ कहाँ होता है? टॉप पे होता है, और बर्फ़ जब पिघलता है तो नदी की घाटियों में पहुँचता है, और घाटियों में जाने के बाद क्या बनता है? सतत बहानी नदियाँ बनती हैं। इसके बाद भी आप घूमने जाते हैं, टूर के लिए जाते हैं, नैनीताल है, भीमताल है, या और आप दूसरी जगहें हैं, ऊपर जाने के बाद अल्मोड़ा हो गया। तो यहाँ पे भी क्या है? बहुत ही विहंगम दृश्य हैं प्रकृति के। तो ये सब क्या है? पर्वत हैं। क्या है? पर्वत हैं। अब पर्वत बात ये आती है कि पर्वत जो है भाई, पूरी प्रकृति ने ब्रह्मांड को बनाया, इसके बाद आपका विश्व को बनाया, और इसके बाद आप अगर धरती की आकृति देखें तो क्या दिखाई देता है धरती में? धरती जैसे आप देखो कि जब हृदय होता है, उसको जब हम क्या होता है, हृदय की धड़कनें कैसे चलती हैं? इस तरीके से चलती हैं। कैसी? टेढ़ी मेढ़ी। कैसी चलती हैं? टेढ़ी मेढ़ी। तो प्रकृति चाहती तो धरातल को क्या कर सकती थी? सीधा कर सकती थी, पर प्रकृति ने धरातल सीधा नहीं किया। उसने धरातल को कुछ इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से उसने इसको क्या रखा? टेढ़ा मेढ़ा रखा। क्या करा? टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। टेढ़ा मेढ़ा क्यों कर दिया? इसके पीछे भी रीजन था। अगर ये पूरी लैंड सीधी हो जाती तो फिर पृथ्वी पे कभी जीवन नहीं होता, यहाँ पे कुछ भी जीवन के कोई भी प्रमाण नहीं मिलते। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या की गई? प्रकृति ने इसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। इन्हीं से पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जो ये टेढ़ी मेढ़ी आपको रेखा दिख रही धरातल की, तो जो हिस्से नीचे थे, बहुत ज़्यादा निचाई पे थे, और जब बारिश हुई तो उनमें पानी भर गया, वो क्या बने? वो महासागर बने, वो सागर बने, और वो झीलें बनी, जो हिस्से नीचे थे। अब जो हिस्से थोड़े से कम ऊंचाई के थे वो क्या बने? आपके पठार बन गए। क्या बन गए? पठार बन गए। और जो उससे लगभग मान के चलिए 500 मीटर के आसपास थे वो क्या बन गए? पठार। और जो 1000 मीटर से नीचे थे, माइनस में 1000 मीटर, यानी जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से नीचे थी, वो क्या बन गई? पहाड़ियां। क्या बन गई? पहाड़ियां। और जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से ऊपर थी वो बन गए पहाड़। क्या हो गए? पहाड़। अब जो नीचे वाले हिस्से थे उनमें पानी भर गया, वो अपनी स्थलाकृति के अनुसार क्या बन गए? जल के स्रोत, जल वाले बन गए, चाहे वो समुद्र हो या महासागर हो। और कभी कभी जो नीचे के हिस्से थे, महासागर बने, सागर बने, उनके अंदर भी थोड़ा उबड़ खाबड़ हिस्सा था, वो क्या बन गए? समुद्री पर्वत।
एग्जामिनर का भरोसा नहीं है। आप कहीं पता लगा एंडीज पढ़ते रहो, अरावली पढ़ते रहो, सतपुड़ा पढ़ते रहो, महाकाल पढ़ते रहो, नंगा पर्वत पढ़ते रहो, नंदा देवी पढ़ते रहो, धौलागिरी पढ़ते रहो, कंचनजंगा पढ़ते रहो, और वो ये पूछ ले कि विश्व की जो सामुद्रिक पर्वत में सबसे बड़ी रेंज कौन सी है, तो यहाँ पे ये कौन से पर्वत हैं? समुद्र के पर्वत हैं। तो आपने देखा कि प्रकृति ने धरातल को सीधा ना बनाकर टेढ़ा मेढ़ा बनाया, जैसे हृदय की गति चलती है टेढ़ी मेढ़ी, कुछ ऐसा ही रहा, और जिसके फलस्वरूप क्या बना, यहाँ पे 3 प्रकार के उच्चावच बने। उच्चावच का मतलब कोई कठिन शब्द नहीं है। देखिए एक बात समझ लीजिए, ज्योग्राफी को अगर समझना है तो आपको पारिभाषिक शब्दों को क्लियर करना पड़ेगा, तकनीकी शब्दों को क्लियर करना पड़ेगा। और तकनीकी शब्दों को क्लियर करने के 2 तरीके हैं, या तो आप भाषा का अच्छा ज्ञान कर लीजिए या फिर विषय को समझकर अच्छा ज्ञान कर लीजिए, दोनों की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है। जैसे तकनीकी शब्द है उच्चावच, क्या बने फिर ये? उच्चावच। उच्चावच, उच्चावच का मतलब होता है ऊंचे नीचे स्थान। तो हमने पहले ही बताया कि जो नीचे स्थान बने वो महासागर बन गए, और जो समतल रूप से ऐसे स्थान थे जहां पानी नहीं भर पाया, थोड़े से ऊंचे थे, समतल थे, वो क्या बन गए? महाद्वीप बन गए। क्या? महाद्वीप। और जो गहरे थे वो महासागर बन गए। इसके अलावा जो कम ऊंचे थे, 500 मीटर के लगभग थे, वो आपके पठार बन गए, और जो 1000 मीटर से नीचे थी वो पहाड़ियां बन गई, और जो 1000 मीटर से ऊपर थे वो क्या बन गए? वो आपके पर्वत बन गए। तो आपको पता लगा कि इस धरातल पर उच्चावच के फलस्वरूप कैसे इन चीजों की रचना हुई। अब जो भूगोल वेत्ता थे, देखिए मैं यहाँ पे क्या है कि आपको पुराने साल के क्वेश्चन पेपर समझाना भी जरूरी है। हम आपको डायरेक्ट समझाते, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर आपको डायरेक्ट पुराने साल के क्वेश्चन पेपर समझाए जाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? जब तक आपको पठार का मतलब ना पता हो, जब तक आपको पहाड़ का मतलब ना पता हो, जब तक आपको पहाड़ी का मतलब ना पता हो, महाद्वीप ना पता हो, महासागर ना पता हो। तो जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक क्या होगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। और इसके साथ में ही क्या है? पुराने साल के क्वेश्चन पेपर। बहुत से लोग कहते हैं कि पुराने साल के क्वेश्चन पेपर तैयार करो, तो भाई जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है, पारिभाषिक शब्द क्लियर नहीं है, तब तक पुराने साल के क्वेश्चन पेपर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हुआ क्या कि इस तरीके से आपके उच्चावच बने। इस पूरी पृथ्वी के उच्चावच को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है? प्रथम श्रेणी के उच्चावच। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहीं से आएगा आपका, समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन कहां से आएगा? यहीं से आएगा। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच क्या बने? महाद्वीप और महासागर। जो समतल स्थान हो गए, थोड़े से ऊंचे थे, वो क्या बन गए? महाद्वीप बन गए, और जो नीचे थे वो क्या बन गए? महासागर बन गए। अब द्वितीय श्रेणी के क्रम में क्या बना? पर्वत। देखिए पर्वत हो गया, ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, या द्वितीय श्रेणी के क्रम में बने पर्वत। फिर क्या बने? पठार, फिर मैदान और झीलें। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि पर्वत, अपना टॉपिक कौन सा है? हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? पर्वत। लीजिए पर्वत, ये हो गया पर्वत। तो हमारा टॉपिक क्या है? पर्वत है। तो पर्वत, पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि पर्वत जो है वो कौन सी श्रेणी के उच्चावच है? तो पर्वत जो है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। तो इसमें क्या क्या है? पर्वत है, पठार है, मैदान है और झील है। और तृतीय श्रेणी के उच्चावच में क्या है? नदी, खाड़ी, डेल्टा और स्थलाकृतियां। नदी, ध्यान रखना, कभी भी स्थल मंडल में, उसमें जल मंडल में नहीं आता है। ठीक है, जल मंडल में क्यों नहीं आता है? कि नदी जो है वो महाद्वीपों के अंदर बहती हैं। जैसे मान के चलिए ये एक जगह है भारत। अब भारत के अंदर पता लगा आपका बोखरचू हिमनद से क्या निकल रही है? सिंधु निकल रही है, अरब सागर में गिर रही है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से क्या निकल रही है? ब्रह्मपुत्र निकल रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो ये नदियां कहाँ चल रही हैं? ये नदियां जो चल रही हैं ये आपकी क्या है? धरती के अंदर। धरती के अंदर मतलब धरती के ऊपर चल रही हैं। अब आपका राकस ताल से क्या निकली? सतलज निकली। तो जो आपकी सतलज नदी है वो कहाँ है? एक जमीन के ऊपर है। तो इसलिए ये आपका किस में आता है? तृतीय श्रेणी में। खाड़ियां आप जानते हैं, जैसे ये क्या होता है? पर्वत होता है। इस पर्वत का जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम खाड़ी कहते हैं, ऊपर वाला हिस्सा पर्वत होता है। और डेल्टा, डेल्टा आप जानते हैं कि नदी जो होती है, जब नदी ऐसे बहती हुई आती है और वो समुद्र से मिलती है तो नदी के पानी में इतनी शक्ति नहीं बचती कि वो जो अपने द्वारा लाई हुई गाद हो गई, वालू हो गई, उसको वो बहा सके। तो फलस्वरूप जो नदी का जल होता है वो कई भागों में होकर बहने लगता है। इस आकृति को क्या कहते हैं? डेल्टा, जो कि पक्षी के पंजे के आकार का
होता है। स्थलाकृतियां तृतीय श्रेणी में आती हैं। अब स्थलाकृतियां कैसे बनती हैं? पहले स्थलाकृति बनती है भूमिगत जल से। किससे बनती है? भूमिगत जल से। ये भूमिगत जल से स्थलाकृति कैसे बनती है? आपने देखा होगा कि एक ये बड़ी सी चट्टान है जिसके अंदर चूने की भी चट्टान है, यानी चूना भी पाया जा रहा है और भी कई कंपोनेंट उसके अंदर हैं। अब कहीं से क्या हुआ, उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी जो है वो अंदर से या किसी तरीके से पानी पहुंच गया। अब जब पानी पहुंच गया तो उसने चूना घोल दिया और घोलने के बाद कुछ इस तरीके से वो क्या बन गई? गुफा बन गई। दूसरा आपका होता है वायु के द्वारा या पवन के द्वारा। अब पता लगा एक पर्वत खड़ा है, यहाँ पे कमजोर चट्टानें हैं, यहाँ मजबूत चट्टानें हैं। अब वायु लगातार इस पर टकराई, इस पर लगातार टकराई। देखो ये ज्योग्राफी है, इसमें जल्दी नहीं कर सकते क्योंकि आराम से समझाना है, अच्छे से समझाना है तो थोड़ा सा समय लगेगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर ये वीडियो आपके लिए बेकार है और आप चीज़ों को जड़ से समझना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में ये आपके काम करेगी। तो क्या होता है कि जब वायु लगातार चोट मारती है उन चट्टानों पर जिसमें रेत मिली होती है रेगिस्तान में, तो वो रेगमाल का काम करती है और जो मुलायम वाले हिस्से हैं उनको घिस देती है। फलस्वरूप उनकी आकृति कैसी बन जाती है? यार्डंग हो गए। तो जो कमजोर हिस्से हैं वो क्या हो गए? घिस गए। और घिसने के बाद क्या होता है? वो ऐसे करके उसकी आकृतियां बन जाती हैं जिसको कहते हैं छत्रक शिला। क्या कहते हैं? छत्रक शिला, जो कि छतरी के आकार की हो जाती हैं। यानी जो कभी पर्वत ऐसा रहा होगा तो इस पे जब लगातार हवा ने चोट मारी तो क्या हुआ? कमजोर चट्टानें जो थी वो घिस गई और जो मजबूत चट्टानें थी टिकी रह गई। तो वो आकृति क्या बन गई? छत्रक शिला। और इसके बाद में क्या होता है? जल के द्वारा, बहते हुए जल के द्वारा। नदी होती है, देखा है, लगातार कटिंग करती है, जलप्रपात बनाती है, कैनियन बनाती है, गर्ज बनाती है, जलोढ़ पंख बनाती है, शंकु बनाती है। तो इस तरीके से जो स्थलाकृतियां बनती हैं वो किस में आती हैं? तृतीय श्रेणी में। तो हमने क्या जाना कि जो पर्वत होते हैं वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में आते हैं। अब एक बात और आई कि आखिरकार पर्वतों का निर्माण होता कैसे है? आखिरकार पर्वतों का निर्माण होता कैसे है? तो जो पर्वतों का निर्माण होता है वो आपका 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से। पहला तरीका जो होता है वो आंतरिक होता है। कैसा होता है? आंतरिक। आंतरिक तरीके में ये होता है कि अंदर से, जैसे ये आपका धरातल है, क्या है? धरातल। तो उसमें जब अंदर से कुछ शक्तियां काम करती हैं तो क्या होता है? पर्वत का निर्माण होता है। और दूसरे बनते हैं बाह्य शक्तियां। कुछ बाहरी शक्तियां उन पर काम करती हैं, तब क्या होता है? पर्वत का निर्माण होता है। और तीसरा क्या होता है? ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, मान के चलिए ये जमीन है। क्या है? जमीन है। अब अचानक क्या हुआ? इधर से पावर लगी इसमें और इधर से पावर लगी। जब इधर दोनों तरफ से पावर लगी तो ये अपने आप कैसा हो गया? ऐसा हो गया, फोल्ड हो गया। या तो ये नीचे को जाएगा या ये ऊपर को आएगा। जैसे आप अगर ये देखो, पेपर है, ये कुछ समय ये धरती मान लो, अब इस पर क्या होता है? प्रेशर पड़ रहा है दोनों तरफ से, तो ये अपने आप क्या हो जाता है? उड़ जाता है। ठीक है, तो ये होती हैं आंतरिक शक्तियां। दूसरी आंतरिक शक्तियां क्या होती हैं? अच्छी खासी जमीन है, नीचे से अचानक पावर लगी और एक हिस्सा ऊपर उठ गया और ये हिस्सा नीचे दब गया, इस तरीके से। तो ये क्या बन जाते हैं? आपके पर्वत बन जाते हैं। आंतरिक शक्तियां काम करती हैं। कुछ बाह्य शक्तियां काम करती हैं। एक ही स्थान पे क्या होता है? बालू होता है या ज्वालामुखी का लावा होता है या अन्य चीजें जो हैं जमा होती रहती हैं, निक्षेप बनता रहता है, इस तरीके से पर्वत बन जाता है। इन्हें कहते हैं कौन से? ये भी एक प्रकार के पर्वत होते हैं, संग्रहित पर्वत। लगातार चीजों का संग्रह होता रहता है। और अगला क्या होता है? ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। ये क्या बन जाता है? ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा पर्वत बनता है। वो कैसे बनता है ये भी समझ लीजिए। मान के चलिए जमीन है, यहां से ज्वालामुखी का लावा निकलना शुरू हुआ। अब वो लावा गिरता है कहां? नीचे आके, और वो आकृति किसकी ले लेता है? कुछ समय के बाद, लावा जमने के बाद आकृति बन जाती है पर्वत की। इनको कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, तो ये क्या है? इस तरीके से पर्वत बनते हैं, आंतरिक शक्तियों के द्वारा, बाह्य शक्तियों के द्वारा और ज्वालामुखी के द्वारा। और दूसरी बात यह है कि पर्वत ऐसा नहीं है कि भारत के उत्तरी भाग में ही है,
पर्वत भारत के ऐसा कोई हिस्सा नहीं है केवल उत्तर के मैदान को छोड़ के बाकी जहां पर्वत होना। अगर आप देखें तो उत्तर का जो मैदान है वहां पे कुछ पर्वत नहीं है, वरना आपका चाहे साउथ हो, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, मध्य हो, हर जगह पे क्या है, पर्वत हैं। बस फर्क इतना है, कोई प्राचीन पर्वत है, कोई नवीन पर्वत है, कोई बलित पर्वत है, कोई अपशिष्ट पर्वत है, कोई संग्रहित पर्वत है, कोई ब्लॉक पर्वत है। तो इस तरीके से ये अपने अलग अलग क्वालिटी के आधार पे पर्वत होते हैं। तो अब ये चीज क्लियर हो गई कि पर्वत क्या होता है। अब अगली बात ये आई कि भाई पर्वत के साथ कौन कौन से टॉपिक जुड़े हैं। कंपटीशन का खेल तो यही होता है ना कि कंपटीशन में ये पकड़ना होता है पहले कि आखिरकार इस टॉपिक का संबंध किससे है और इस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक समाहित हैं। तो जो आपका पर्वत टॉपिक है ये कोई सिंगल टॉपिक नहीं है, ये अपने साथ कुछ टॉपिक और लिए हुए हैं, जिसमें क्या है, पर्वत तो है, पठार मैंने बताया था जो कम ऊंचे होते हैं वो क्या होते हैं, पठार होते हैं। ठीक है, तो ये पर्वत टॉपिक के साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, पठार पढ़ना है, फिर हिमनद पढ़ना है। हिमनद का मतलब ये होता है कि जो आपका पर्वत होता है उस पर्वत के ऊपर बर्फ जम जाती है। क्या जम जाती है, बर्फ। अगर आपने कक्षा 7 की यूपी की जो परिषदीय विद्यालयों की बुक पढ़ी हो यूपी टेट की तैयारी के दौरान, तो आपने देखा होगा चित्र बना था कि पर्वत के ऊपर क्या थे, बर्फ जमी हुई थी। तो वो जमी हुई बर्फ को क्या कहते हैं, हिमनद। जैसे बोखरचू हिमनद हो गया, चेमा युंगडुंग हिमनद हो गया, तो ये क्या है, हिमनद है। अब ये गंगोत्री हो गया, केदारनाथ हो गया, यमुनोत्री हो गया, ये सब क्या है, ये हिमनद है। तो आपको हिमनद पढ़ना पड़ेगा। सियाचिन हो गया, ये सब क्या है, हिमनद है। आपको दर्रों का संबंध भी किससे होता है, पर्वत से होता है, तो आपको दर्रे भी इसके अंतर्गत पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा घाटी, प्रमुख घाटियां, स्पीति घाटी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, घाटियां। जैसे ये पर्वत होता है आपका, तो ये पर्वत है, तो इसके बीच में जो ये होता है ये इसकी घाटी होती हैं। और कुछ सामुद्रिक पर्वत, ठीक है, ग्रेट ओशियन रिज, ये प्रशांत महासागर के अंदर है। तो इस तरीके से जो पर्वत टॉपिक है, तो 1 2 3 4 5 6 टॉपिक इसके अंदर पढ़ना पड़ेंगे। तो ये बात तो हो गई पर्वत की, लेकिन यहाँ पे हम केवल सिंगल पर्वत को ही पकड़ेंगे, क्योंकि आपके 85 से 90% क्वेश्चन जो हैं वो पर्वत से ही पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्वत के बाद, वो पूछे जाते हैं दर्रों से, और तीसरे नंबर पूछे जाते हैं पठार से। अब एग्जामिनर का मूड है, वो हिमनद पूछ लिया या घाटी पूछ लिया, सामुद्रिक आज तक पूछा नहीं गया है। ठीक है, जो ना पूछा गया हो वो तो और खतरे में, वो तो पढ़ना ही चाहिए, क्या पता वो ही रख दे। तो अब बात ये आई कि हमने पर्वत टॉपिकों को समझ लिया। अब आखिरकार पर्वत का कहाँ से सिरा है, क्या पैर है, ये टॉपिक कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो पर्वत टॉपिक जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये आपका हो गया दक्षिणी अमेरिका, ये आपका हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया आपका क्या, अफ्रीका, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये आपका भारत, और इसके बाद ये हो गया यूरोप, और ये हो गया आपका एशिया। क्या हो गया, एशिया। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। तो पहले नंबर पे तो हमें पूरे विश्व के जो हैं वो पर्वत पढ़ना है। एलटी ग्रेड का जो पैटर्न है यूपी एलटी ग्रेड का, वो क्या है, एग्जामिनर जो है विश्व के पर्वतों से भी क्वेश्चन खूब पूछ रहा है, फिर भारत के पर्वतों से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए वो भारत के पर्वतों से पूछे गए और विश्व के पर्वतों से भी पूछे गए। ये चीज समझ लीजिए, यहां आप बच नहीं पाओगे, आपको विश्व के पर्वत तैयार करना पड़ेंगे और भारत के पर्वत तैयार करना पड़ेंगे। वो बात सही है, आपकी किस्मत अच्छी कि उत्तर प्रदेश में पर्वत नहीं है, वरना आपको उत्तर प्रदेश के ही पर्वत तैयार करने पड़ते। तो यहाँ पे जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ रहा है पर्वतों से, तो पूरे विश्व के क्वेश्चन पूछ रहा है। अब वो कैसे पूछ रहा है, वो ऐसे पूछ रहा है कि पर्वत का नाम दे देगा और पूछेगा ये किस देश में है या किस नदी के किनारे है, इसकी सीमा क्या है। तो अभी हम पूरा डायग्राम बनाएंगे, पूरा उसका ये डायग्राम बनेगा कि आखिरकार एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता संबंधित एग्जाम में उसने इस टॉपिक से किस प्रकार के, किस कठिनाई स्तर के और कौन कौन से पर्वतों से, किस किस महाद्वीप से क्वेश्चन पूछे। पूरा डायग्राम बना के आपको उसका एनालिसिस कराया जाएगा। तो हम मोटे तौर पे समझते हैं कि हमको पर्वत विश्व के अच्छे से पढ़ना है और विश्व के साथ साथ एशिया के और अच्छे से। ठीक है, एशिया के बाद हमको भारत के पर्वत पढ़ना है और इसके बाद जो भारत की सीमाओं पे पर्वत हैं ये हमको पढ़ना है। ठीक है, इतना हमको पढ़ना है। अब पढ़ने के बाद क्या है, इस पर्वत टॉपिक के पुराने साल के क्वेश्चन तब तक नहीं समझे जा सकते जब तक कुछ हमें परिभाषिक शब्द क्लियर
ना हो। जब ये परिभाषिक शब्द क्लियर हो जाएंगे तब क्या होगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे इसमें एक परिभाषिक शब्द है, वो है पर्वत। तो पर्वत तो आप जानते ही हो, पर्वत होता है जो बड़ा होता है, जिसके पास एक चोटी होती है, वो पर्वत होता है। अब बात ये आई कि ठीक है ये पर्वत होता है, तो आखिरकार पर्वत में, पहाड़ी में, इन सब में क्या अंतर होता है? पर्वत हो गया, पहाड़ी हो गया और पठार हो गया, क्या अंतर होता है? तो ये परिभाषिक शब्द हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम आपको परिभाषिक शब्द समझाते हैं। तो आपका पहला परिभाषिक शब्द है पर्वत। पर्वत क्या है? तो पर्वत जो है जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से प्लस में, यानी 1000 मीटर से ऊंची हो, वो क्या होता है? पर्वत होता है। जिसमें ऊपर सीधे क्या होना चाहिए? नोक होना चाहिए और खड़ा ढाल होना चाहिए, ये होता है पर्वत। जिसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 1000 मीटर से ऊपर होना चाहिए। क्लियर हो गया पर्वत क्या होता है? अब बात आई पहाड़ी। ये पहाड़ी क्या होती है? अब आप कई बार देखोगे जैसे सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत, अब वो कई बार कहता है शेवराय की पहाड़ियां, नल्ला मलाई की पहाड़ियां। तो ये क्या है? पहाड़ियां। पहाड़ियों की शर्त ये होती है कि जो 1000 मीटर से कम होती हैं वो क्या होती हैं? पहाड़ी। यानी 1000 मीटर से जो ऊपर का होगा वो कहलाएगा पर्वत। उन्होंने अपना एक पैमाना, क्राइटेरिया बना दिया है। तो जो ऊंची होंगी वो होगा पर्वत, और जो 1000 मीटर से नीची होगी वो क्या होगी? पहाड़ियां। शेवराय की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, नाम सुना इलायची की पहाड़ियां? ठीक है। अब बात आई पठार। पठार क्या होता है? जो 500 मीटर से कम होता है, यानी 500 मीटर के आसपास होता है और ऊपर से कैसा होता है? गोल होता है। ये क्या होता है? आपका पठार होता है। क्लियर हो गया पठार? अब वो कह रहे हैं पर्वत शिखर। पर्वत शिखर क्या होता है कि जो भी पर्वत श्रृंखला होती है या पर्वत रेंज होती है, जो भी होता है, उसका जो सबसे ऊपर वाला सर्वोच्च शिखर होता है उसको क्या कहते हैं? पर्वत शिखर कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हिमालय पर्वत में, यानी हिमालय पर्वतमाला में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तब आप कहते हैं कि सर्वोच्च शिखर जो है वो किसका है? माउंट एवरेस्ट का है। अब वो क्वेश्चन घुमा देता है, वो पूछता है भारत में कौन सा है? तो अगर वहां पे आपका गॉडविन ऑस्टिन है तो आप उसे लगाते हो, और वो विकल्प में नहीं है तो आप क्या लगाते हो? कंचनजंगा लगाते हो, जो कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो पर्वत शिखर समझ में आ गया, टॉप जो होता है ऊपर का सर्वोच्च शिखर। अगला है पर्वत श्रेणी। अब बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे, एक शब्द है पर्वत श्रेणी, एक शब्द है पर्वत श्रृंखला। आज आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक को कहते हैं माउंटेन रेंज और एक है माउंटेन चेन। तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा कि पर्वत श्रृंखला और पर्वत श्रेणी क्या होती है। ध्यान रहे कि जो पर्वत श्रेणी होती है वो एक काल के यानी एक टाइम के, जो भी एक समय पर डेवलप हुए हों, एक समय के जो पर्वत होते हैं, एक समय के पर्वतों जो सकरे और लंबाई में फैले हों। वो क्या कह रहा है कि जिनका निर्माण एक ही समय में हो, वो सकरे हों और कैसे हों? फैले हुए हों, उन्हें क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी कहते हैं, जिसको कहते हैं माउंटेन रेंज। क्या समझ में आया? इनका निर्माण एक ही समय में होना चाहिए। आपको मैंने पीरियड पढ़ाए थे, ध्यान होगा, उसमें कौन सा था? आर्कियन युग था, पुराण युग था। तो इस तरीके से क्या है कि जो एक ही समय में डेवलप हुए हों और लंबाई में फैले हों, उसे क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी कहते हैं। एक जैसे पर्वत होने चाहिए। अब पर्वत चेन क्या होता है? पर्वत चेन ये होता है कि ऐसे बहुत सी पर्वत श्रृंखलाएं जो अलग अलग समय में डेवलप हुई हैं। कैसे समय में डेवलप हुई हैं? अलग अलग समय में डेवलप हुई हैं। कोई प्राचीन समय में डेवलप हुई हैं, कोई मध्य समय में डेवलप हुई हैं, कोई नवीन समय में डेवलप हुई हैं। जब वो आपस में जुड़ जाती हैं तो वो क्या कहते हैं? पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए कि जैसे एक जो लाइन बनी हुई है, रैली निकल रही है, उस रैली में क्या है? एक लाइन बनी है कक्षा 5 के बच्चों की, एक लाइन बनी है कक्षा 6 के बच्चों की, एक लाइन बनी है कक्षा 7 के बच्चों की। लाइनें बनती हैं, तो जो कक्षा 5 के बच्चे हैं, कक्षा 6 के बच्चे हैं, कक्षा 7 के बच्चे हैं, ये सब इनकी अलग अलग पंक्तियां हैं। इन अलग अलग पंक्ति को कहेंगे पर्वत श्रेणी। क्यों? क्योंकि वो एक ही क्लास के हैं। कक्षा 5 के अलग हैं, कक्षा 6 के अलग हैं और कक्षा 7 के अलग हैं, तो इसको कहेंगे पर्वत श्रेणी। अब आप कक्षा 5 के बच्चों को की पंक्ति, कक्षा 7 के बच्चों की पंक्ति, कक्षा 6 के बच्चों की पंक्ति को आपस में क्या करिए? जोड़ दीजिए, एक लंबी लाइन बना दीजिए, तो इसे कहते हैं पर्वत श्रृंखला। चैन होता है ना, लगातार चैन चलती रहती है, तो इसे कहते हैं पर्वत श्रृंखला। क्लियर हो गया?
पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे खास बात जो होती है चैन जुड़ी हुई होती है, अलग अलग समय के अलग अलग काल के पर्वत आपस में क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। लेकिन पर्वत श्रेणी में एक ही समय के पर्वत होते हैं। पर्वत श्रेणी का टुकड़ा थोड़ा छोटा होता है और पर्वत चेन का मतलब जो जुड़ती चली जाए। पर्वत शिखर सर्वोच्च शिखर होता है। पठार क्या होता है, जो 500 मीटर के आसपास हो। पहाड़ी क्या होती हैं, जो 1000 मीटर से नीचे हों। पर्वत क्या होते हैं, जो 1000 मीटर से ऊपर हों। अब जब आप पर्वत टॉपिक को पढ़ेंगे, पुराने साल के क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चनों से आपका सामना होगा। नवीन बलित पर्वत है, नवीन फोल्ड पर्वत इस तरीके से बोलता है, ये संग्रहित पर्वत कौन कौन सा है, मिश्रित पर्वत कौन कौन सा है। तो आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये बलित पर्वत कौन से होते हैं, ठीक है, ब्लॉक पर्वत कौन से होते हैं, गुंबदाकार पर्वत कौन से होते हैं, संग्रहित पर्वत कौन से होते हैं, मिश्रित पर्वत कौन से होते हैं और ज्वालामुखी पर्वत कौन से होते हैं। ठीक है, तो जब आप इनको थोड़ा सा परिभाषिक शब्द समझ लेंगे तो आसानी होगी। अब पहला है बलित पर्वत। बलित पर्वत क्या होता है कि जो ये धरती होती है, इसमें जब इधर से क्या होता है, दबाव पड़ता है, इधर से दबाव पड़ता है, तो कुछ इसमें ऐसे बलन पड़ जाते हैं। ठीक है, क्या पड़ जाते हैं, बलन। जैसे मैंने आपको बताया था, कागज है, दोनों तरफ से दबाव डालो तो कागज क्या होता है, अपने आप इस तरीके से ऐसे करके मुड़ जाता है। ठीक है, तो इस पर्वत का क्या नाम है, इस पर्वत का नाम है वलित पर्वत, या दूसरी भाषा में से कहते हैं मोड़दार पर्वत या फोल्ड पर्वत, जो अपने आप ऐसे क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। इसकी भी एक कहानी है। कहानी यह है कि जो पूरा आपका विश्व था, इसमें एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया, जो आपस में जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे पेंजिया क्या हुआ, टूट गया। कैसे टूटा, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। तो ये सारे महाद्वीप टूटकर क्या हो गए, अलग हो गए। क्लियर। और जब ये अलग हुए तो लगातार धरती पे आंतरिक और बाह्य काम करने लगे। पता लगा इधर से खिंचाव पड़ा, इधर से दबाव पड़ा। तो वहां भारत के साथ भी ऐसा ही हुआ कि भारत की जो ये वाली प्लेट थी, ये वाली प्लेट थी, ये इधर से इधर को आई और ये प्लेट ऊपर गई, और जो दबाव पड़ने के बाद जो आकृति उठी तो वो क्या बना, वलित पर्वत। क्या बना, वलित पर्वत। तो इनको कहते हैं मोड़दार पर्वत। क्लियर हो गया मोड़दार पर्वत क्या होता है। दूसरा हो गया ब्लॉक पर्वत। तो ब्लॉक पर्वत कैसे बनता है, जो ऐसे बनता है, मान के चलिए ये आपकी जमीन है। अब यहाँ पे घटना ये घटी कि यहाँ पे इस तरीके से ये हिस्सा है और एक हिस्सा ये है। अब यहाँ से ऐसा दबाव पड़ा कि ये हिस्सा जो है ऊपर को उड़ गया, ये हिस्सा ऊपर को उड़ गया, और जो ये वाला हिस्सा था, ये हिस्सा क्या हो गया, नीचे दब गया इस तरीके से। अब देख रहे हैं, इस तरीके से ये हिस्सा जो है वो नीचे आ गया। ये मतलब अचानक क्या हुआ कि जो ऊपर वाला हिस्सा था, जो बराबर जमीन थी, तो ये हिस्सा जो था ये ऊपर पहुंच गया और ये हिस्सा नीचे रह गया। अब यही घटना ये घटी कि कुछ ज़्यादा नीचे हो गया, फिर ऐसे ही हो गया, और इसके बाद ये फिर इस तरीके से हो गया। तो क्या हुआ कि जब नीचे से इसमें प्रेशर पड़ा तो कुछ हिस्सा उड़ गया ऊपर और कुछ हिस्सा दब गया नीचे। तो ये अपने आप क्या बन गया, ब्लॉक पर्वत। क्या बन गया, ब्लॉक पर्वत। ठीक है, जैसे कई बार बच्चों के वो खेलने वाले होते हैं, तो उसको आप ऐसे करो तो एक हिस्सा ऊपर उठ जाता है, फिर दूसरे से नीचे आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये ऊपर नीचे जो हुआ तो इसे कहते हैं ब्लॉक पर्वत। एक हिस्सा ऊपर उठ गया, कुछ हिस्से जो दब गए। अब आया गुंबदाकार पर्वत। तो गुंबदाकार पर्वत भी आसान है। धरातल पर दोनों तरफ से जोर पड़ा तो जिसकी आकृति कतई गुंबद के आकार की हो गई या चाप के आकार की हो गई, इसका नाम पड़ा गुंबदाकार पर्वत। संग्रहित पर्वत क्या होते हैं, ऐसे पर्वत की जमीन है जहां पे थोड़ा सा लावा आके गिर गया, थोड़ा सा बालू, कंकड़, रेता, मिट्टी जो कहीं ना कहीं से आते रहे और इकट्ठे होते रहे और ये थोड़ा सा ऊंचा होता रहा, तो इनको कहते हैं संग्रहित पर्वत। ठीक है, ऐसे पर्वत जो गाद के द्वारा जमाव और निक्षेप, जमाव का मतलब होता है जब चीज़ जमती रहती हैं, जैसे कूड़ा होता है, पहले थोड़ा कूड़ा पड़ता है, फिर और कूड़ा और कूड़ा और कूड़ा, ढेर बन जाता है कूड़े का। तो इसी तरीके से ये क्या हो गया, संग्रहित पर्वत। अब यहाँ पे हम आपको इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि एग्जाम्पल सब खिचड़ी हो जाएंगे। अभी आप केवल परिभाषिक शब्दों को क्लियर करिए। तो संग्रहित पर्वत समझ में आ गया। मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत, ये ऐसे पर्वत जहां पे खिचड़ी रूप में पाए जाएं। खिचड़ी का मतलब कहीं पे अवसादी चट्टान का पर्वत पाया गया, कहीं रूपांतरित चयन का, कहीं आग्नेय चट्टान का। तो जहां पे कई चट्टानों के कई प्रकार के पर्वत मिले
उन्हें कौन सा कहते हैं? इन्हें कहते हैं मिश्रित पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत वो पर्वत होते हैं कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है और उसका लावा उसके चारों ओर गिर जाता है तो उसकी आकृति शंक्वाकार हो जाती है, जिसको कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आया पर्वत क्या होता है, इनका निर्माण कैसे होता है, पर्वत के साथ कौन कौन से टॉपिक हैं, पर्वत के साथ आपको कौन कौन सी चीजें पढ़ना है, विश्व के, एशिया के, भारत के, और थोड़े से परिभाषित शब्द। अब हम बात करेंगे कि जो एलटी ग्रेड का पेपर है, यूपी एलटी ग्रेड का, उसमें एग्जामिनर जो है वो कहां कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। वो विश्व के पर्वतों से ही पूछ रहा है, एशिया के पर्वतों से भी पूछ रहा है, भारत के पर्वतों से पूछ रहा है। और भारत के पर्वतों में तो हद कर रखी है। ये देखिए कि जो भारत के पर्वत हैं तो वो उत्तर के भी पूछ रहा है, दक्षिण के भी पूछ रहा है, पूरब के भी पूछ रहा है, पश्चिम के भी पूछ रहा है, मध्य के, और यहां तक कि जो द्वीप है बाहर, जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसमें सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वो है सैंडल पीक। तो इस तरीके से उसने पूरे भारत के क्वेश्चन पूछे हैं। तो अब हम देखेंगे उसका परीक्षा पैटर्न, जो उसने यूपी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, इसमें इसने किस तरीके से क्वेश्चनों को पूछा है। पहले हम विश्व के क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम भारत के देखेंगे, इसके बाद थोड़ा सा यूपी के आसपास के। भले यूपी में पर्वत नहीं है, लेकिन आपका जो उत्तराखंड है, शिमला उत्तराखंड है, राजस्थान है, और इधर को आपका शिमला है, तो यहाँ पे पर्वत पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे विश्व के पर्वत, यहाँ पे कि विश्व के पर्वत का क्या डायग्राम है और उसने कैसे कैसे किस प्रकार क्वेश्चन विश्व के पर्वतों से पूछे हैं। देखो, कंपटीशन आप कोई भी दे लो, वहां आपका सामना विश्व के पर्वतों से होना ही होना है और भारत के पर्वतों से होना ही होना है। पर्वत आपको दोनों पढ़ने पड़ेंगे। अब हम देखेंगे कि जो एलटी ग्रेड, यूपी एलटी ग्रेड है, उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके विश्व से भी आ रहे हैं, विश्व के पर्वतों से, भारत के पर्वतों से भी आ रहे हैं। तो पहले हम विश्व के पर्वतों को पढ़ने से पहले क्या देखेंगे कि जो क्वेश्चन हैं वो कहां से आ रहे हैं, किस कठिनाई स्तर के आ रहे हैं, किस तरीके के आ रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आप एक ही तरीके से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। इससे पहले जो हमने चट्टान की वीडियो बनाई थी, वहां पर भी हमने आपको जो पुराने साल के पेपर थे उसको उसमें ऐड कर दिया था। अब पहले तो मैं ये सोच रहा था कि जो आपके पुराने साल के पेपर हैं उसको एक ही बार में लगवा दिया जाए, फिर हमने प्लान चेंज किया। अब जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उसके जो भी पुराने क्वेश्चन आए हैं एलटी में, वो उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। यानी टॉपिक के साथ साथ आप पहले क्या करोगे, क्वेश्चन का पैटर्न समझोगे। यहां मेरा उद्देश्य यह है कि आपको यह तरीका सिखा दिया जाए कि कैसे कोई टॉपिक पढ़ने से पहले पुराने साल के क्वेश्चनों का उसमें इस्तेमाल करा जाए। होता क्या है, टॉपिक बहुत बड़ा होता है। अगर आप पुराने साल के क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे तो यकीन मानिए कि आप ये नहीं पकड़ पाएंगे क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है। अब ऐसे तो ये पूरा विश्व है, ये क्या है, पूरा विश्व है। अब अगर आप पूरे विश्व के पर्वतों को तैयार करेंगे तो ये तो मुझे लगता है कि 2-3 महीने से पहले तैयार हो नहीं पाएंगे। और यहाँ पे भी कोई ज्योग्राफी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े स्तर पे आ रही है। 8 ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन पर्वत से बहुत क्वेश्चन आएंगे तो 1 से 2, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है, इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ज्यादा के चक्कर में नहीं रहना है। तो अब हमें पूरे विश्व के पर्वत नहीं पढ़ना है, क्या क्या उनका स्तर है, किस तरीके के क्वेश्चन वो एग्जामिनर घुमा के पूछ रहा है, इसको हम जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो विश्व के पर्वतों से पूछ रहा है वो ये जानना चाह रहा है आपसे कि जो विश्व के पर्वत हैं वो किस देश में है। या तो वो आपसे देश पूछ लेगा, या महाद्वीप पूछ लेगा, या सागर पूछ लेगा, महासागर, दिशा। वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं एलटी ग्रेड से ही, यानी जो एलटी ग्रेड के क्वेश्चन है। तो देश ऐसे पूछेगा कि वो पूछेगा जो व्हाइट पर्वत है वो कौन से देश में है, तो वो किसमें, अमेरिका में है। किसमें, अमेरिका में। वो पूछेगा ब्लैक पर्वत कहाँ है, तो ये कहाँ है, अमेरिका में। और ड्रैकिन्सन पर्वत कहाँ है, तो ड्रैकिन्सन पर्वत जो है दक्षिणी अफ्रीका में। तो ये इसने क्वेश्चन पूछ लिया महाद्वीप से। महाद्वीप से ऐसे पूछ लेगा ड्रैकिन्सन पर्वत कहाँ है, आपका दक्षिणी अफ्रीका में। और देश से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, व्हाइट पर्वत कहाँ है, यूएसए में। ब्लैक पर्वत कहाँ है, यूएसए में। ठीक है, ध्यान रखना, ये यूएसए जो है ये वाला है, ये नहीं है। ये जो है ये आपका महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, इसके यहाँ पे है ये यूएसए। होता क्या है ना, फिल्म में कहते हैं कि हीरो कहाँ से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, तो माइंड में एक इमेज बनती है अमेरिका है। अमेरिका तो है, लेकिन वो जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो यहाँ पे क्या है, अमेरिका महाद्वीप भी है, जिसको कहते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, जिसमें दक्षिण में ब्राजील आता है।
अर्जेंटीना आता है। तो ये चीज आप समझ गए। देश से पूछेगा तो ये पूछ लेगा व्हाइट पर्वत कहाँ है, ब्लैक पर्वत कहाँ है, आप बता दोगे अमेरिका में है। अब वो कहेगा अगला, इसको क्वेश्चन को अगर वो और कठिन करेगा तो पता है कैसे बनाएगा, यूएसए में कौन सा पर्वत नहीं है। यानी इन्हें 4 पर्वत दे दिए और ये पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूएसए में नहीं है। अब आपको एक महाद्वीप के पूरे पर्वत तैयार होने चाहिए। यानी बात समझ रहे हो। इस बार तो उसने यूएसए के पूछ लिया, अगली बार वो पूछ लेगा कि अफ्रीका के कौन से पर्वत नहीं है, एशिया के कौन से पर्वत नहीं है, यूरोप के कौन से पर्वत नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के कौन से पर्वत नहीं है। तो जैसे इसका पैटर्न समझो, ये एल्टीट्यूड का क्वेश्चन है कि यूएसए में नहीं है कौन सा पर्वत, तो व्हाइट पर्वत यूएसए में है, ग्रीन यूएसए में है, रेड यूएसए में है, लेकिन जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वो यूएसए में नहीं है। कहां पर है, जर्मनी में है। और जर्मनी किस में आता है, यूरोप में आता है। और जर्मनी में राइन नदी के किनारे है। कौन सा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। अगला क्वेश्चन उसने इस तरीके से पूछा है कि एटलस पर्वत कहाँ है, मोरक्को देश में। किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में है। किलिमंजारो जिन्होंने सुपर टेट दिया होगा उन्हें याद होगा, ये क्वेश्चन सुपर टेट में भी आया था कि किलिमंजारो कहाँ है, आपका दक्षिणी अफ्रीका में है। और जो देश कौन सा है, तंजानिया। चिम्बा रोजो पर्वत कहाँ है, इक्वाडोर में है। कहाँ है, इक्वाडोर में। पाइरेनीज पर्वत कहाँ है, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। और आपका तो वो क्या करेगा, मिलान करवाएगा। मैंने यहाँ मिला रखे हैं तो वो ऊपर नीचे कर देगा देशों के, यानी एक तरफ पर्वत होंगे एक तरफ देश होंगे। वो अलग अलग महाद्वीपों के भी हो सकते हैं, वो एक ही महाद्वीप के भी हो सकते हैं, पर आपको सटीक पता होना चाहिए वो पर्वत किस देश का है। पैटर्न आप समझ रहे हो क्वेश्चन का। ये एलटी के ही क्वेश्चन है और ये उसी के ही तरीके से आपका परीक्षा पैटर्न बताया गया है कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। कठिनाई स्तर देखो, यहाँ पे मैचिंग करवा लिया जी, पूरे महाद्वीप के क्वेश्चन जानना चाहता है पर्वत, उसने सही गलत करा लिया, नेगेटिव वाला क्वेश्चन लगा दिया नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये चीज समझ में आ गई, वो देश के भी पूछ रहा है, आपको देश ही पता होना चाहिए, आपको महाद्वीप पूछ रही है। अब उसने एक क्वेश्चन ये पूछा है अल्टीमेट कि डार्जिलिंग श्रृंखला, दो ये श्रृंखला है डार्जिलिंग श्रृंखला, ये समुद्र के किस तट पर है, तो समुद्र के दक्षिणी पश्चिमी तट पर है। यानी जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में डार्जिलिंग श्रृंखला है वो क्या है, ये इसका क्या हो गया, दक्षिणी तट और ये पश्चिमी तट। तो ये कहां पाई जाती है, दक्षिणी पश्चिमी तट पर पाई जाती है। देखा, दिशा से भी क्वेश्चन है ये और आपका महासागर से भी है। अगला पैटर्न वो पूछ रहा है पर्वत श्रृंखला। मैंने बताया था पर्वत श्रृंखला क्या होती है, एक ही समय के, देखो परिभाषिक शब्द काम आ रहा है, एक ही समय के, एक ही काल के, एक ही प्रकार के जो पर्वत होते हैं। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे लंबी श्रृंखला, ऊंची और क्रम। सबसे कठिनतम स्तर यहां से ये देखने को मिला कि एग्जामिनर ने सीधे कह दिया कि निम्नलिखित में पर्वत श्रृंखलाओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अवरोही का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अगली बार वो कह देगा आरोही क्रम में निश्चित करिए। तो बहुत कठिनतम स्तर पकड़ा है। तो अवरोही क्रम में क्या है, एंडीज पर्वत श्रेणी, फिर रॉकी। एंडीज कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में। एंडीज कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में। और आपका रॉकी कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। हिमालय तो आप जानते ही हैं भारत में। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये कहां पर है, आपकी ऑस्ट्रेलिया में। तो इसने क्या पूछ लिया, इसका क्रम पूछ लिया। अगला क्वेश्चन इसने ये पूछा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज है, जो कहां पाई जाती है, दक्षिणी अमेरिका में। अगला उसने जो क्वेश्चन पैटर्न पूछा है वो ऊंचा पर्वत यानी सर्वोच्च शिखर पूछ लिया। इसमें विश्व का भी पूछ सकता है, महाद्वीप का भी पूछ सकता है और देश का भी पूछ सकता है। अगर वो विश्व का पूछ रहा है तो यहां पे उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, यानी सबसे ऊंचा पर्वत अफ्रीका का कौन सा है, वो कौन सा है, किलिमंजारो है, जो कहां पर है, तंजानिया में है। अगला क्वेश्चन पूछा है जो टिटलस पर्वत है ये कहां पर है, ये स्विट्जरलैंड में है। और इटली में कौन सा पर्वत है, एपिनाइन पर्वत है। कौन सा है, एपिनाइन पर्वत है। अब यहां पे और वो कठिन करके पूछ रहा है कि सीमा पर कौन सा पर्वत है। जैसे उसने एक क्वेश्चन पूछा है कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत है, तो पेरिनीज पर्वत है इटली में। ये फ्रांस और स्पेन जो कहां पाया जाता है, यूरोप में पाया जाता है। क्वेश्चन तो बहुत है पर सारे इसलिए नोट नहीं किए हैं क्योंकि लिखना करना पड़ जाएगा। यहां पे मेन उद्देश्य क्या है, आपको पैटर्न समझाना। एक क्वेश्चन और आता है कि यूरोप और एशिया
ये यूरोप है, ये एशिया है, इनके बीच सीमा कौन सा पर्वत बनाता है? यूराल पर्वत बनाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको पर्वत पढ़ाए जाएंगे कि पुराने साल के क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाएगा और आपका क्वेश्चन नहीं चुकेगा। अगला जो इनने और पैटर्न को थोड़ा सा मीडियम क्लास का पैटर्न पकड़ा है, पर्वतों के प्रकार बताइए विद उदाहरण, विद एग्जाम्पल। पर्वतों के प्रकार अभी मैंने आपको बताया था, ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंश पर्वत, वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। तो उसने मैचिंग करवा लिया था। क्या करवा लिया था? मैचिंग ऐसे करके। एक तरफ उसने पर्वतों के प्रकार लिखे थे, एक तरफ पर्वत लिखे थे। तो आपको पर्वतों के प्रकार और ये पता होना चाहिए। ये अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, केवल परीक्षा पैटर्न बता रहा हूं अकॉर्डिंग जो उनके आयोग के क्वेश्चन है। तो भ्रंशोद पर्वत, यानी इसको आप बलित पर्वत भी कह सकते हैं, वो सॉरी बलित नहीं, ब्लॉक पर्वत। जो भ्रंशोद पर्वत होता है ये ब्लॉक पर्वत होते हैं, जिसमें अचानक क्या होता है, जमीन में भ्रंश हो जाता है तो नीचे में धंस जाती है दो कोनों की। जब दो कोनों की जमीन धंस जाएगी, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एग्जाम्पल के द्वारा, ये आपकी जमीन है, ठीक है, 3 स्तर की जमीन है, ये है। अचानक क्या हुआ, ये हिस्सा ऊपर पहुंच गया और ये हिस्सा नीचे आ गया, तो ये क्या बन गया? अपने आप पर्वत बन गया। क्या हो गया? पर्वत हो गया। या इसको ऐसे भी देख लीजिए कि ये मान के चलिए जमीन है, अचानक एक हिस्सा जो है वो ऊपर उठ गया और 2 हिस्से नीचे धंस गए, तो अपने आप ये क्या बन गया? पर्वत बन गया। ठीक है, तो इसे कौन सा कहते हैं आप? ब्लॉक पर्वत, यानी कह सकते हैं भ्रंशोद पर्वत। तो ये कौन सा है आपका? बासजे पर्वत, जो कहां है? फ्रांस में है। ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? फ्यूजियामा, जो कहां पर है? जापान में है। ये मैचिंग करवाया था एग्जाम में। वलित पर्वत कौन सा है? आल्पस पर्वत हो गया, मध्य यूरोप में, फ्रांस में। आपका हिमालय हो गया। अवशिष्ट पर्वत क्या हो गया? विंध्यन पर्वत हो गया। और आपका जो सतपुड़ा पर्वत है वो भी, वो सॉरी क्या नाम है इसका, अरावली पर्वत है, वो भी क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। एक चीज और है, विश्व के पर्वत में भारत के पर्वत भी पूछ सकता है आपका। अगला है पर्वतों के पास नदी। ये क्वेश्चन भी इसने पूछा है, एक ही क्वेश्चन पूछा है पूरे अब तक के पेपरों में कि राइन नदी के किनारे कौन सा पर्वत है? ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत है। और वो कहां है? जर्मनी में। देखो मैं वही बात कहता हूं, पैटर्न एग्जामिनर ज्यादा चेंज नहीं करता, जो इंपॉर्टेंट होता है लगातार क्वेश्चन पूछता है। अब आपको एक चीज एनालिसिस करने पर समझ में आ गई होगी कि यहां पर अगर इसने नदी भी पूछी है तो ब्लैक फॉरेस्ट की, यहां भी ब्लैक फॉरेस्ट पूछा है इसने, यहां भी ब्लैक फॉरेस्ट पूछा है, और यहां पर एक जगह इसने ब्लैक फॉरेस्ट और पूछा है। तो इस तरीके से क्या जो इंपॉर्टेंट है लगातार आ रहा है। तो हमने यहां विश्व के पर्वतों का पैटर्न समझा कि किस तरीके के उसने क्वेश्चन पूछे, इसी के अकॉर्डिंग हम नोट्स बनाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग हमारी क्लास चलेगी, इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। अब दूसरी वीडियो में आपको मिलेगा क्या? भारत का परीक्षा पैटर्न, कि भारत में कौन कौन से पर्वत पूछे और किस तरीके से पूछे। इसके बाद जब हम अपने क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे कि आखिरकार ऐसे करके क्वेश्चन पूछे हैं, इस पैटर्न पे पूछे हैं और यहां से पूछे हैं, फिर इस टॉपिक को पढ़ा जाएगा, फिर नोट्स बनाए जाएंगे और फिर इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा।